गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर एक इतिहास का नया टॉपिक, जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको क्विट इंडिया मूवमेंट बताया और उसी के क्रम को जारी रखते हुए आगे जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो घटनाएं घट रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, चूँकि सारे नेता जेल में थे और जेल में होने के बाद अब जनता जो थी दमन नीति को सहन कर रही थी और इंतजार कर रही थी कि उनके नेता छूटे। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था एक तरह से कहा जा सकता है कि असफल रहा, बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाया जो रिजल्ट की आशा थी हमें। जैसे ही नेता छूटना शुरू हुए, पंडित नेहरू या बाकी नेता, महात्मा गांधी, ये सारे नेता जब जेल से निकलने शुरू हुए तो जनता का उल्लास देखने लायक था। जनता जो सड़कों पर आती थी या जेलों के बाहर जो खड़ी होती थी वो अपने आप में एक यूनिक था। अल्मोड़ा में जब पंडित नेहरू जेल से बाहर निकले, बांकुड़ा में अबुल कलाम आज़ाद जब जेल से बाहर निकले, तो जनता जो थी एकदम कहा जा सकता है जोश के साथ रोड पर खड़ी थी और नेताओं का अपना स्वागत उतने बल से कर रही थी जैसे एक विजय श्री का उन्हें आशा था उस समय भी। अब ये स्पष्ट था कि भारतीय नेता जो जेल से निकल रहे थे उन्हें भी ये आशा नहीं थी कि जनता इस तरह से उनका स्वागत करेगी। मतलब जिस मकसद के लिए वो जेल में गए थे, उनको पकड़ा गया था, वो मकसद पूरा नहीं हो चुका था। देश की आज़ादी की लड़ाई वो लड़ रहे थे और उन्हें आशा इस बात की थी जेल के अंदर कि जनता में एक निराशा का माहौल है। लेकिन जब वो बाहर आए तो उन्हें अलग भारत, एक अलग जनता देखने को मिला। नेताओं की जो जोश थी, अंदर की जो क्षमता थी, वो अपने आप फिर से एक आंदोलन के लिए तैयार वो लोग होने लगे थे। इसी बीच चूंकि अंग्रेजों की बात यहाँ करनी जरूरी है, क्रिप्स मिशन असफल होकर चला गया था। रूजवेल्ट के दबाव में, अमेरिका के दबाव में क्रिप्स मिशन आया था और उसके रिजल्ट 0 हुए। खुद ब खुद वो वापस चला गया अप्रैल में। उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि कुछ ऐसे प्रस्ताव हम दें, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 तक आते आते अब समाप्ति की ओर था, तो उस समय ऐसा उनको लगा कि कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसे प्रस्ताव लेके जाएं। कहने वाले इतिहासकार ये भी कहते हैं कि चर्चिल जो थे, जब लेबर पार्टी की स्थापना हुई तो एक प्रेशर में थे रूस के, और उन्होंने बेबेल, लिनलिथगो के बाद लॉर्ड बेबेल जो थे आपके गवर्नर जनरल, वो आए भारत और उन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसको बेबेल योजना के नाम से जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, मीन्स इतिहास में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसका डेट है, साथ ही साथ इसके प्रावधान भी पूछे जाते हैं। बेबेल योजना एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत की स्वतंत्रता की तरफ हम लोग एक एक कदम बढ़ा रहे थे। लॉर्ड बेबल जो थे वो स्पष्ट रूप से कहे कि जो क्रिप्स मिशन था वो प्रस्ताव पूरी तरह रद्द नहीं हुआ है। मीन्स एक लालच वो भारतीयों को देना चाहते थे इस तरीके से कि जो हम पीछे कहे थे आज़ादी की बात, वो हम अभी भी उसके लिए बात करने के लिए तैयार है, बस आप आइए हमसे बात कीजिए। बेबेल योजना में था क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बेबेल योजना की कमियां क्या थी, इसका लिमिटेशन क्या था। बेबल ने कहा था कि एक कार्यकारी, गवर्नर जनरल का एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। इस परिषद में गवर्नर जनरल होगा, सेनापति होगा और भारतीय होंगे, उनके चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद के सदस्य होंगे। इसके अलावे हिंदू मुस्लिम की जो सदस्य संख्या थी वो बराबर रखी जाएगी, ये बात इन्होंने कहा था। साथ ही साथ वीटो पावर, गवर्नर जनरल का जो वीटो पावर था, अगर किसी मुद्दे पर कोई बहस ऐसे मुद्दे तक पहुंच जाती है जहां निर्णायक वोट अगर करना है या निर्णायक निर्णय अगर लेना है, तो वीटो पावर गवर्नर जनरल के पास रखा गया। ये 3-4 प्रावधान मुख्य थे और मूल रूप से इसमें उन्होंने कोशिश किया कि हर वर्ग के प्रतिनिधि को शामिल किया जाए, चाहे वो अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो। ईसाई उसमें आते थे, सिख आते थे और मुस्लिम वर्ग भी आते थे। प्रॉब्लम कहाँ थी, तो प्रॉब्लम थे मोहम्मद अली जिन्ना। मीन्स बेबेल योजना को यूँ कहा जाए कि बेबेल योजना ने एक तरह से मोहम्मद अली जिन्ना का कद को और बड़ा कर दिया।
और ये मूल रूप से जब कमियों को देखा जाए, बेबल योजना की कमियों को, जब वार्ता के लिए बुलाया गया तो 21 प्रतिनिधि गए थे वार्ता के लिए। शिमला में मूल रूप से वार्ता हो रही थी और शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है इसे। मीन्स बेबल योजना का ही एक भाग था शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन जिसको बोलते हैं। समझौता तो हो नहीं पाया, सॉरी। तो मूल रूप से जब वहाँ नेता गए तो उसमें कौन कौन कांग्रेस के नेता थे? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, ये सारे नेता गए थे। लेकिन गांधी जी इस सम्मेलन में नहीं गए, मीन्स मीटिंग में नहीं गए थे। शिमला में वो थे, रह गए शिमला में ही, लेकिन वो इस मीटिंग में नहीं गए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीन्स बहुत सारे लोग इस बात का एक विरोध करते रहे हैं कि गांधी हमेशा किसी सम्मेलन में गए और गांधी ने कुछ ऐसे समझौते कर लिए जो देश हित में नहीं थे। तो ये बेबल योजना या शिमला समझौता सम्मेलन जो था एक बहुत अच्छा उदाहरण था जहां गांधी नहीं थे और बाकी सारे लोग थे वहां पर। उन्हें एक अच्छा समझौता करके आना चाहिए था, देश के हित में समझौता करके आना चाहिए था, वो क्यों असफल हो गए? तो यहां पर भी गांधी के महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि गांधी ने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया, यही था इसका सबसे बड़ी कमी, यही था इस सम्मेलन की सबसे बड़ी असफलता। मीन्स गांधी का नहीं जाना, ये पहले से ही दूरदर्शी इतिहास का लिखते हैं कि पहले से ही स्पष्ट था कि यह सम्मेलन सफल नहीं होने जा रहा है। खैर, बेबल जो थे वो पंजाब के जो मुस्लिम शासक थे, एक तरह से मलिक खिजर को वो मानते थे कि वो जो है आए मुस्लिम वर्ग से बात करने के लिए, इन द सेंस बेबल से बात करने के लिए। और मोहम्मद अली जिन्ना खुद को अपना मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मानते थे और वो कहते थे कि हम ही को बुलाया जाए। मीन्स सारे जो मुस्लिम प्रतिनिधि है वो हमारे तरफ से जाएंगे, वो और कहीं से आपको लेने की जरूरत नहीं है। बेबल इसके लिए तैयार नहीं हुए। जिन्ना ने कहा था कि बेबल योजना जो है, बेबल चाहते हैं कि हमें फंदा, इन द सेंस हमें फांसी लगा दिया जाए। मीन्स हमारी सीटें कम कर दी जाएंगी, 1/3 सीटें, और 1/3 में भी अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, सिख और ईसाई होंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना को ये भय था। मोहम्मद अली जिन्ना 11 जुलाई को बेबल से अलग से मिले और उन्होंने प्रेशर दिया बेबल पर कि भाई आप हमसे बात कीजिए, मुस्लिम प्रतिनिधि हम हैं, तो आप दूसरे से क्यों बात करते हैं? बेबल इसके लिए तैयार नहीं हुए। फाइनली असफल 14 जुलाई को बेबल ने खुद ये घोषित कर दिया। 3 दिनों की मीटिंग जो हुई उसमें स्पष्ट रूप से बेबल का फ्रस्ट्रेशन बाहर आया और 14 जुलाई 1945 को बेबल ने अपने ही योजना को असफल घोषित किया और बोला कि भाई अब इंडियन से बात करना, इन द सेंस एक बिल्कुल एक लग रहा है कि समस्या का समाधान अब दिखाई नहीं दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बेबल योजना जो असफल हो गई या नकार दिया गया, उसमें मिला किसको क्या? तो कांग्रेस को मिला कुछ भी नहीं। कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो खुल के बोल सकता था कि भाई हम भी मुस्लिम प्रतिनिधि हैं। अबुल कलाम आज़ाद को भेजा गया था। अबुल कलाम आज़ाद जो थे उसमें जाते थे बैठक में भाग लेने के लिए, बातचीत करने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने अपनी बातों को जोरदार तरीके से नहीं रखा जो वो रख सकती थी। हाँ, जिन्ना ने इस सम्मेलन का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया। मुस्लिम लीग ने, कहा जा सकता है कि जिन्ना को एक तरह से पूरे अधिकार दे दिए थे और जिन्ना एक सर्वमान्य नेता के रूप में, जो किसी को डाउट था कि अगर कोई मुस्लिम का नेता है तो कांग्रेस भी उसका हिस्सा हो सकती है, इस सम्मेलन ने क्लियर कर दिया और जिन्ना के कद को बड़ा कर दिया। ये इसके बाद के चुनाव में जिन्ना का प्रभाव भी दिखाता है। 1945 और 46 के जो आम चुनाव थे उसमें जिन्ना का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो बेबल योजना ने जिन्ना के कद को बड़ा किया। मीन्स संप्रदायवाद की जो बीज अंग्रेजों ने बोई थी, तो झूठ नहीं होगा कि बेबल योजना ने उसको पोषित किया था। बेबल चाहते तो वो स्पष्ट रूप से नकार सकते थे और योजना को चलने देते। मीन्स कम से कम बैठक तो चलती रहती। जिन्ना के आने और नहीं आने से बैठक असफल हो जाना और ये कह देना कि भाई मुझसे अब बात नहीं होगी, ये दिखाता है कि अंग्रेज जो चाहते थे वो जिन्ना को मिल चुका था। कांग्रेस ने कभी भी कोई बहुत बड़ा पॉलिटिक्स नहीं यहाँ खेला, लेकिन जिन्ना जो थे अपने कद से बड़े अब नेता के रूप में देखे जाने लगे थे।
तो बेबेल योजना जो थी मूल रूप से अब कहा जा सकता है कि भारत के बंटवारे की तरफ का एक और कदम था। यहाँ जिन्ना ने वो सारी बातें खुल के कही थी जो शायद कभी छिपे होते थे। जिन्ना ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुस्लिम प्रतिनिधि होने ही चाहिए और उसका एकमात्र जो संगठन होगा वो मुस्लिम लीग होगा, मीन्स मैं होऊंगा, मीन्स जिन्ना होंगे, जिन्ना जिसको चुनेंगे वही मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करेगा। मीन्स मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो भारत में मुस्लिमों का एकमात्र प्रतिनिधित्व है। तो यहाँ से शुरू होती है संप्रदायवाद के बीज, और जिसका एक पूरा कटीला पेड़ जो है 1947 में बड़ा होता है पाकिस्तान और भारत के रूप में। तो ये बेबेल योजना ही वो समय था जहाँ से शुरू होती है भारतीय इतिहास की कड़ियाँ। बेबेल योजना जब असफल हुई तो अंग्रेजों को विशेष नुकसान नहीं होने जा रहा था, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि क्रिप्स मिशन वापस जा चुका है और बेबेल योजना जो है उन बहुत ज़्यादा फलदायी नहीं है। उन्होंने एक जस्ट कहा जा सकता है कि एक सिक्का फेंका, अगर वो चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो उससे उनको कोई परेशानी नहीं थी। और बेबेल योजना भी ऐसा ही कुछ था, अंग्रेजों को विशेष नुकसान नहीं हुआ। हाँ, नुकसान किसे हुआ? वो जनता जो कि जेलों के छूटने के बाद अपने नेताओं को जोश से उत्साह से जो आई थी उनका स्वागत करने के लिए, मुंबई में जब कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, बारिश होते हुए भी 5 लाख जनता उनके स्वागत के लिए आई थी। ये दिखाता था कि एक आशा की किरण जो क्रिप्स मिशन लेकर डूब चुका था वो कहीं ना कहीं शिमला सम्मेलन में जनता की आशा थी। लेकिन शिमला समझौता का फेल होना, बेबेल योजना का फेल होना जनता को फिर अंधेरे की तरफ मोड़ देती है। तो यहाँ से समाप्त होता है बेबेल योजना मित्रों। इसके बाद कैबिनेट मिशन जो नेक्स्ट क्लास में मीन्स क्रमबद्ध तरीके से हम आज़ादी की चर्चा करेंगे। समझ में आए नहीं भी आए तब भी आप कमेंट बॉक्स में आइए, स्पष्ट रूप से भी बातों कीजिए, हम लोग दोबारा उस पर आपको समझाने का नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे। थैंक यू।